औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के अंदर ऑलमोस्ट 5 मेथड्स डिस्कस कर लिए थे। स्ट्रेट लाइन का मेथड, दूसरा स्ट्रेट लाइन का मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये 3 मेथड तो वो थे जो कि एनुअल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हमने बीच में एक सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड स्किप किया था और फिर बाद में मैंने आपको वर्किंग आवर्स मेथड और यूनिट्स आउटपुट मेथड बता दिए थे। और ये वो 2 मेथड थे जो पर ईयर डेप्रिसिएशन आपको नहीं देते, इसलिए इन 2 मेथड्स में आपको मैं खुसूसी तौर पे ये भी बता चुका हूँ कि इनमें कभी भी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे आप जब कभी भी परचेज़ करें। पहले साल में कन्वर्जन 6-8 महीने, 9 महीने, 10 महीने की कन्वर्जन सिर्फ हम कौन से मेथड्स में करते हैं, जो ईयरली डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन दोबारा स्ट्रेट लाइन और फिक्स स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग वाला ही करवा रहा हूँ, लेकिन मेरा फोकस अब एडजस्टिंग, क्लोजिंग, बुक वैल्यू, टी अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, ये डेप्रिसिएशन लेने के बाद आगे की सारी रिक्वायरमेंट जो एक मरतबा मैंने आपको जिस मेथड से करा दी, हर मरतबा उसी मेथड से होंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बनवाई, टी अकाउंट बनवाया, बुक वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाई, पार्शल बैलेंस शीट जो है बनाना सिखाई, तो ये जैसे मैंने आपको पहली मरतबा में सिखा दी है, अब ये हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट होगी। इसलिए हमारा फोकस अब ये नहीं होगा, बल्कि हम ये देखेंगे कि डिफरेंट तरीके से डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए आज मैं आपको अगरचे वापस स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग की करा रहा हूँ, लेकिन इस सवाल के कराने का मकसद क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है ऑन May 18। तो ये May 18 को हाईलाइट कर लीजिए। ऑन May 18, 2014 मेसर्स MBL परचेज एन इक्विपमेंट हैविंग टोटल कॉस्ट ऑफ ₹6,50,000 with an estimated scrap value at the rate of 15% of cost. It is estimated that the useful life of equipment is 5 years. The company's accounting year closes on September 30th each year. इस September 30th को भी हाईलाइट कर लीजिए। यकीनन आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अब तक वो ये कि सर इसमें दिसंबर के अलावा कोई और मंथ आपको दिया हुआ है अकाउंटिंग ईयर की एंडिंग डेट, यानी कि वैसे तो अमूमन दिसंबर 31 होती है एंडिंग डेट, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आपको आज फर्स्ट टाइम दिसंबर के अलावा कोई एंडिंग डेट दी है, वो है सितंबर 30। तो आज से पहले तो एक नई बात ये सीख लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि अकाउंटिंग ईयर हमेशा दिसंबर 31 को ही क्लोज हो। इससे पहले जो 4 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, उनमें 3 क्वेश्चन, उनमें तमाम के तमाम क्वेश्चन में आपका अकाउंटिंग ईयर एंड जो था वो दिसंबर 31 था, बट आज के क्वेश्चन में जो हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड है वो सितंबर 30 है। इस एंड का मतलब ये है कि पहले हम अपना डेप्रिसिएशन जब कभी भी स्टार्ट करते थे, बट एंड दिसंबर में करते थे, और जब दिसंबर में एंड करते थे तो अगला स्टार्ट होता था जनवरी 1 को, फिर वो दिसंबर में एंड होता था, फिर जनवरी 1 को, फिर वो दिसंबर में एंड होता था। लेकिन यहाँ पे आपका अकाउंटिंग ईयर सितंबर की 30 को एंड हो रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप पहले साल का डेप्रिसिएशन इसकी डेट ऑफ परचेज से लेके सितंबर 30 तक लेंगे, और सितंबर 30 के बाद चूंकि आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाएगा, तो फिर अगला अकाउंटिंग ईयर कब से शुरू होगा, आपका अक्टूबर की 1 से। तो याद रखिए जहां पे आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होता है उसकी वेरी नेक्स्ट डेट आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो दिसंबर में अगर आप अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं तो जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप सितंबर में अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं तो अक्टूबर की 1 को स्टार्ट हो जाएगा। फिर जिस तारीख को आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होता है हर साल उसी में ही एंड होगा, यानी अगर सितंबर 30 को आप अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर रहे हैं तो अक्टूबर की 1 से दोबारा स्टार्ट होगा, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब दिसंबर में नहीं रुकेंगे आप, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर दिसंबर में एंड नहीं हो रहा, अब आप आगे तक जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये देखिए पूरे 12 मंथ्स बने। तो इसलिए पहले साल में 12 मंथ से कम बन सकते हैं, बट पहले साल के बाद फिर ग्रेजुअली आपके हर साल में 12 मंथ्स ही बनेंगे। तो एक तो नई बात ये थी कि आज हमारा अकाउंटिंग ईयर सितंबर 30 को क्लोज हो रहा है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो डेट ऑफ परचेज है वो मई की 18 है। इससे पहले आपने जो कोई भी सवालात किए अब तक, उसके अंदर जो परचेजिंग डेट थी वो महीना कोई सा भी था, लेकिन जो डेट होती थी वो 1, 2, 3 ऐसी ही होती थी। सही है। तो आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूँ कि पहली बात तो हम इस बात के कतई पाबंद नहीं है कि हम जब कभी भी परचेज करें तो वो महीने की पहली, दूसरी या तीसरी तारीख हो। हम महीने की किसी भी तारीख को परचेज कर सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने मई की 18 को परचेज किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम मई का महीना
काउंट करें या ना करें। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा उसूल है, ये समझ लीजिए। जिस महीने की जिस तारीख को भी आप अपना एसेट परचेज कर रहे हैं, उस तारीख से लेके यानी उसके नेक्स्ट डेट से लेके महीने की एंड तक काउंट कर लो। अगर 16 दिन बनते हैं तो वो महीना उस डेप्रिसिएशन में काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे जो परचेज की है वो मई की 18 को की है, तो मैं 18 को छोड़कर 19 से काउंट करूंगा, और मई का महीना होता है 31 का, तो 19 से लेके 31 कितने दिन बनते हैं? ये 13 दिन का मतलब ये है कि ये आधे महीने से भी कम चला है महीना। तो अगर आपका कोई भी महीना आधे महीने से भी कम चला हो तो फिर हम उसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये 16 दिन चल गया हो, एग्जैक्ट 16 या 17, 18, 20, 16 या 16 से ज्यादा दिन चला हो, तो 16 दिन चलने का मतलब है ये आधे महीने से ज्यादा चल गया। अब जब ये आधे महीने से ज्यादा चल गया तो फिर हम कहेंगे चलो उसको पूरा ही काउंट कर लो। तो इसका बहुत आसान तरीका है कि किस महीने को डेप्रिसिएशन मंथ में काउंट करें या ना करें। उसका तरीकाकार क्या है कि अगर उस महीने की परचेजिंग डेट के बाद से उसकी एंडिंग डेट तक अगर कम से कम 16 दिन बनते हैं तो हम कहेंगे कि चूंकि ये 16 दिन चल गया और आधे महीने से ज्यादा चल गया तो इसको काउंट कर लेते हैं। और अगर ये 15 या 15 दिन से कम चले, 16 दिन से कम चले, तो फिर हम वो महीना काउंट नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मई का महीना काउंट नहीं होगा, हमें यहाँ पे जून से काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली मई का महीना हमारे लिए अब यूजलेस है क्योंकि ये आधे महीने से भी कम चला है। अच्छा, चूंकि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको असाइनमेंट दूंगा तो क्वेश्चन नंबर 4 से मुतालिक यही बात आप अभी हाथ क्या समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी जो डेट ऑफ परचेज है वो जनवरी की 12 है, और जनवरी की 12 का मतलब अगर मैं जनवरी की 13 से काउंट करूं तो जनवरी का महीना भी 31 का होता है। तो जनवरी की 13 से लेके जनवरी की 31 तक ये बनते हैं 19 दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके 16 दिन से ज्यादा चल गया, तो जनवरी का महीना आप काउंट करेंगे। क्लियर होगी बात? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में जो एंडिंग डेट है, 5 में तो सितंबर 30 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में एंडिंग डेट जून 30 है। तो मैंने लगे आता हूँ आपको क्वेश्चन 5 से रिलेटेड जो चीजें क्वेश्चन 4 में थी वो मैंने बता दी ताकि क्वेश्चन 4 में आपको प्रॉब्लम ना हो। नाउ अगेन कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड सितंबर 30, 2014, 2015 एंड 2016 अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सेपरेटली। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका मतलब है ये हमारा सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड है। उसके बाद है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट रेट बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, ये रेट वाला स्ट्रेट लाइन है, और रेट वाले स्ट्रेट लाइन के लिए जरूरी है कि वो आपको रेट बताए। उसने आपको रेट नहीं बताया तो फिर रेट निकालने का फॉर्मूला मैं आपको फॉर्मूले वाले पेजेस पे बता चुका हूं कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट रेट स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है 100/लाइफ। और उसके बाद है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसका भी रेट गिवन होना जरूरी है जो कि गिवन नहीं है, तो इसका फॉर्मूला है 200/लाइफ। तो आइए मैं आपको सिर्फ कोशिश करूंगा कि सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवा दूं, बाकी की चीजें आप खुद कर लेंगे। और ये सिर्फ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर एक तो हमारा अकाउंटिंग ईयर फर्स्ट टाइम दिसंबर के अलावा कोई और महीना यानी सितंबर 30, और जो उसकी परचेजिंग डेट है वो भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो 1, 2 या 3 तारीख से आगे निकल के 15, 16 या 18 तारीख पर आ गई, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। तो नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 5, रिक्वायरमेंट नंबर A1, कंपुटेशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख देंगे आप, दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स इज इक्वल्स टू annual depreciation expense. Now the first depreciation will be start from अगर मैं यहाँ पे मई 18 लिख भी दूं तो चूंकि हमारा ये फॉर्मूला है कि हम डेट ऑफ परचेज से स्टार्ट करते हैं, तो अगरचे मैं यहाँ पे मई 18 लिख भी दूं लेकिन मई का महीना काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मई का महीना कम से कम 16 दिन नहीं चला। तो प्रैक्टिकली मई हमारे लिए यूजलेस है, बट इट विल बी एंडेड ऑन सितंबर 30, 2014। तो पहले तो हम काउंट कर लेते हैं कि कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमें चाहिए। तो मई को छोड़ के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वी नीड ओनली 4 मंथ्स डेप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर। बट
we always get depreciation expense for whole year in straight line, second straight line, diminishing and sum of the year digit method. ये चार वो मेथड हैं जो आपको हमेशा पूरे साल का डेप्रिसिएशन देंगे, या आपको अपनी नीड के मुताबिक खुद कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं इसके फॉर्मूले में. कॉस्ट है 6,50,000 और सैलवेज वैल्यू है 15% ऑफ कॉस्ट. तो 6,50,000 ये हो गया आपकी कॉस्ट और 15% है इसकी सैलवेज वैल्यू. तो 6,50,000 का हम ले लेते हैं 15% which is 97,500 and divided by estimated life in years which is 5. सही है. तो 6,50,000 माइनस 97,500 और इसको आप डिवाइड कर देंगे इसकी लाइफ से विच इज 5 years. तो ये आंसर आएगा आपका 1,10,500. बट दिस 1,10,500 इज अनएक्सेप्टेबल फॉर अस बिकॉज वी नीड 4 months depreciation and we got a full year depreciation which is 1,10,500. So we should convert this depreciation into 4 months, that is multiply by 4 divide by 12. The answer is 36,833 और 36,833. But it happens only in first month in which we need less than 12 months depreciation. सही है. ये अमूमन सिर्फ पहले साल में ही होता है. चूंकि अब हमारा पहला साल मुकम्मल हो गया, जब हम अगला साल स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली सितंबर 30 पे एंड किया है तो अक्टूबर 1 से शुरू हो जाएगा और अगले साल की सितंबर 30 2015 पे जाके हमारा काउंटिंग ईयर एंड होगा. तो आप अक्टूबर से लेकर सितंबर तक काउंट कर लीजिए. अब ये पूरा 12 महीने ही चलेंगे. तो इसलिए ये कन्वर्जन वाला मसला जो है ना पहले साल के लिए तो होता है, बाकी सालों के लिए नहीं होता. तो अगेन अगर मैं फॉर्मूला ना भी लगाऊं तो मुझे पता है कि मुझे आंसर यही मिलेगा 1,10,500 क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर तो चूंकि फॉर्मूले में हर चीज कांस्टेंट है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अगेन हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं 6,50,000 minus 97,500 and divide by 5. Again the answer will be 1,10,500 और इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये है भी एनुअल और हमें चाहिए भी एनुअल डेप्रिसिएशन ही था. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अक्टूबर 1 till September 30 2016. अगेन फॉर्मूला लगाएंगे तो 6,50,000 माइनस 97,500 डिवाइडेड बाय 1,10,000 5 years. Again the answer will be 1,10,500. क्लियर है बात. तो ये हो गया हमारा पहला. और फिर इसके बाद एक और स्ट्रेट लाइन है, वो चूंकि रेट वाला है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय फिक्स रेट ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड. इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैलवेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल्स टू एनुअल डेप्रिसिएशन. सही है. चलिए अगेन अच्छा चूंकि इसके अंदर रेट लगता है और रेट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो पहले हम रेट मालूम करेंगे. एंड द रेट विल बी 100 डिवाइडेड बाय लाइफ और चूंकि लाइफ इसमें 5 years है तो आंसर आ जाएगा 20 और आगे हमने लगा दिया परसेंटेज का साइन. अब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेंगे फ्रॉम मई 18. अगेन मैं आपको कहूंगा कि ये मई का मंथ हमारे लिए यूजलेस है चूंकि मई का महीना कम से कम 16 दिन नहीं चला तो हम मई को टोटली एक्सक्लूड कर देंगे और जून से काउंट करेंगे. तो अगर आप यहाँ पे जून 1 भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. बट विल बी एंडेड ऑन सितंबर 30 एज
क्लोजिंग ईयर डेट September 30, 2014. तो अगेन ये कितने मंथ्स बनते हैं? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. नाउ पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. 6,50,000 minus 97,500 and multiply by rate which is 20%. तो ये अगेन आपका आंसर आ गया 1,10,500. But this answer shows a full year depreciation, but we need only 4 months depreciation starting from June 1st till September 30. That's why we should convert the depreciation into 4 months. That is multiply by 4, divide by 12, and then we get the answer is same as previous method, which is 36,833. अगेन ये मैं आपको कहूँगा कि बेटा इत्तेफाक है, अदरवाइज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रेट लाइन के इस वाले मेथड से आंसर है वही इस वाले मेथड से आंसर है. ये जस्ट एक इत्तेफाक है कि चूंकि यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर रहे थे और वही वहाँ पे हम 20% ले रहे हैं, तो दोनों का आंसर सेम आया. अदरवाइज अगर यहाँ पे लेट सपोज अगर 10 ईयर्स लाइव होती और ये 20% ही होता तो फिर इसका आंसर कुछ और होता. तो इसलिए ये कभी मत समझिएगा कि स्ट्रेट लाइन के दोनों मेथड से आंसर हमेशा सेम होगा. तो अगला डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे. सितंबर 30 एंड हो गया तो अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे 2015. और अच्छा चलिए मैं आपको ये बात भी बताता हूं कि स्ट्रेट लाइन के अंदर जरूरी नहीं है कि आप बार बार वैल्यूज को पुट करें. चूंकि आपको पता है कि आंसर यही आएगा तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1,10,500. स्ट्रेट लाइन के अंदर कतई जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूले में बार बार वैल्यूज पुट करें. तो अगेन जब आप इसका 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन लेंगे तो वो स्टार्ट होगा अक्टूबर 1 से और कहां तक जाएगा? सितंबर 30, 2016. और चूंकि अगेन जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर यही आएगा, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1,10,500. क्लियर होगी बात? नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड विच इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. Computation depreciation expense by diminishing balance method. और diminishing balance method में भी चूंकि हमें रेट चाहिए होता है और रेट में गिवन नहीं है, तो आप जाके देख सकते हैं जहाँ पे मैंने सारे मेथड लिखवाए हैं वहाँ पे रेट का फॉर्मूला डिमिनिशिंग के लिए क्या है. बट सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इसका फॉर्मूला कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन. Allowance for depreciation is also known as accumulated depreciation. Both are same thing. So आपकी मर्जी है आप allowance for depreciation लिखें या accumulated depreciation लिखें and then apply the rate which is unknown and then we get the answer annual depreciation expense. Now first of all we should find the rate of depreciation which is not given in the question. That is rate is equals to 200 upon life. And 200 divided by life which is 5 years, the answer is 40. और उसके आगे मैंने परसेंटेज की साइन लगा दी. ओके तो अब हम यहाँ पे पहले साल का डेप्रिसिएशन लेंगे. दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज विच इज May 18 एंड द मंथ ऑफ 18 इज यूजलेस फॉर अस. सही है, तो लिख दिया है मैंने, लेकिन काउंट इसको हम करेंगे जून से. तो May 18 टिल September 30, 2014. तो अगेन वी नीड 4 months डेप्रिसिएशन. ओके तो कॉस्ट है हमारे पास 6,50,000 एंड देन वी हैव टू माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नॉट सैल्वेज वैल्यू. चूंकि आप लोग स्ट्रेट लाइन मेथड को पढ़ते पढ़ते कॉस्ट के फौरी बाद सैल्वेज वैल्यू माइनस करने के इतने आदी हो जाते हैं कि आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में भी ये गलती कर बैठते हैं और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में भी आप कॉस्ट के फौरी बाद सैल्वेज वैल्यू लिख देते हैं. तो याद रखिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है. और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बहुत तफसील से पहले बता चुका हूं. द ओवरऑल डेप्रिसिएशन विच वी हैव ऑलरेडी बीन चार्ज्ड इन प्रीसीडिंग ईयर्स. वो तमाम डेप्रिसिएशन जो कि हम प्रीसीडिंग ईयर्स में चार्ज कर चुके हैं उन सबको जमा करने का नाम है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. But in the first year, the allowance for depreciation will always be 0, क्योंकि हमारे पास इससे पहले कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं है.
and then apply the rate which is 20%. So practically we have to apply this 20% directly on 6,50,000. The answer is 1,30,000. But this 1,30,000 depreciation shows a full year depreciation. But we need the depreciation only for 4 months, starting from June till September. June, July, August and September. So we should multiply this depreciation by 4 and then divide by 12. The answer will be 43,333. तो ये आपका पहले साल का डेप्रिसिएशन आ गया जो कि 4 मंथ्स पर मुश्तमिल है. ओके, द नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी स्टार्ट obviously from October 1st and will be ended September 30, 2015. सही है. अब आप काउंट कर सकते हैं अक्टूबर से लेके सितंबर तक ये पूरे 12 मंथ्स बनते हैं. नाउ पुट द वैल्यू that is cost which is 6,50,000. But remember allowance for depreciation will not be constant for every month. However, salvage value will always be constant for every year. Sorry, not every month, it's every year. So salvage value will always be constant in every year. 97,500, 97,500, 97,500. But allowance for depreciation will not be constant in every year. It will be changed year by year. सही है. तो पहले साल में हमारा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 0 था, बट इन द नेक्स्ट ईयर आर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन विल बी 43,333. क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, द ओवरऑल डेप्रिसिएशन विच वी हैव ऑलरेडी बीन चार्ज इन प्रीसीडिंग ईयर्स. तो प्रीसीडिंग ईयर में हमारे पास सिर्फ यही एक है, तो इसका मतलब है यही हमारा होल सोल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है. एंड देन अप्लाई द रेट विच इज अगेन, सॉरी बेटा ये कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये 20% नहीं था, ये 40% था. सॉरी, ये आपका पहला आंसर भी गलत हो गया. ओके, मैं दोबारा देखता हूँ. 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, तो ये आंसर आया था 2,60,000. फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे 4 डिवाइड बाय 12, 86,667. सही है बेटा, ये छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी, मैं इसी 20% को मैंने वहां पे भी अप्लाई कर दिया था. ये 40% है. सही है. अच्छा, अब जब हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर में हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो ये है अलाउंस, और फिर अप्लाई कर देंगे हम 40%. तो 6,50,000 minus 86,667 and then apply 40%. तो ये आंसर आ गया 2,25,333. सही है. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, the depreciation expense for the year 2015 starting from October 1st till September 30, which shows again a full year depreciation 6,50,000 minus allowance for depreciation. Again the overall depreciation which we have already been charged in preceding years. तो हम जिस साल में खड़े में उससे पहले मैं 2 साल का चार्ज कर चुका हूँ. तो आसान लफ्जों में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब समझिए कि जो बॉक्सेस बने हुए हैं बस उन बॉक्सेस को जमा करते रहिए, वो आपका अलाउंस है. तो एक बॉक्स ये रहा और एक बॉक्स ये रहा, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए. तो ये आ गया 3,12,000. और फिर आप अप्लाई कर देंगे इस पे 40%. तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 1,35,200. सही है जी. अच्छा, अब इसके बाद ये तो हो गया आपका डेप्रिसिएशन. इसके बाद की कोई रिक्वायरमेंट मुझे कराने की जरूरत नहीं है.
इसने आपसे नंबर बी में कहा है गिव एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द अबव 3 इयर्स ओनली बाय स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। चूंकि एक ही क्वेश्चन में अगर 3-4 मेथड हो तो वो अमूमन एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्री किसी एक मेथड से पूछता है। तो उसने आपसे कहा स्ट्रेट लाइन, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन का मतलब ये सिंपल स्ट्रेट लाइन, ना ये और ना ये। तो मैं आपको ना एडजस्टिंग बनवा रहा हूँ ना क्लोजिंग बनवा रहा हूँ, लेकिन एक हिंट दे रहा हूँ, और वो हिंट क्या दे रहा हूँ कि ये एडजस्टिंग और क्लोजिंग आपने जो पहले दिसंबर 31 को बनाते थे, अब किस पे बनाएंगे आप, सितंबर 30। तो जितनी भी एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री आप बनाएंगे उस पर जो आप डेट लिखेंगे क्या वो क्या होगी, सितंबर 30 2014, सितंबर 30 2015, 2016, सितंबर 30। क्लियर होने के बाद फिर जब आप टी अकाउंट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के टी अकाउंट में तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसमें तो कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन होता नहीं है, वहां पे भी आप जस्ट सितंबर 30 लिख देंगे। लेकिन जब आप अलाउंस का टी अकाउंट बनाएंगे तो बेटा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में आप पहली मर्तबा क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ये अमाउंट, फिर आप इसका टोटल करेंगे और फिर कैरी डाउन करेंगे। तो जाहिर है कैरी डाउन किस डेट को होता है, लास्ट डेट को, जो कि आज से पहले वाले क्वेश्चन में दिसंबर थी, बट आज के क्वेश्चन में ये किस तारीख को होगा, सितंबर 30। तो जब आप सितंबर 30 को यहाँ कैरी डाउन करेंगे तो वापस आपको ब्रॉट डाउन भी करना होगा। तो ब्रॉट डाउन करते हुए अब आप जब इसकी डेट चेंज करेंगे तो आप उसको लिख देंगे अक्टूबर 1, फिर अगले साल वाला सितंबर 30, फिर यहाँ पे सितंबर 30 को कैरी डाउन होगा और ब्रॉट डाउन हो जाएगा अक्टूबर 1, फिर उससे अगले साल वाला सितंबर 30 का डेप्रिसिएशन जो यहाँ पे कैरी डाउन होगा सितंबर 30, और फिर वो वापस अक्टूबर 1 को क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5, अब आपने हाफ जो रह गया वो कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी 5 की तरह से ही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने कंप्लीट करना है। बस क्वेश्चन नंबर 4 में जो एंडिंग डेट है वो जून 30 है, तो जाहिर है फिर ये स्टार्ट कब से होगा, जुलाई 1 से, और एंड होगा जून 30 पे। तो ये आज की क्लास की हमारी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और काम को पेंडिंग में नहीं डालना, जो काम मैं आपको दूं वो आपने हाथ के हाथ करके रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को फौरन कंप्लीट कर लीजिएगा, और इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 है इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। मैं आपको यहाँ पर एनुअल डेप्रिसिएशन के 3 करवा चुका हूँ, स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग, जबकि 2 मैंने आपको करवा दिए वर्किंग आवर और यूनिट्स आउटपुट, वो बहुत सिंपल है, उसके अंदर आपसे गलती हो ही नहीं सकती, तो उसमें तो कन्वर्जन होता भी नहीं है। तो वो सिर्फ एनुअल में सम ऑफ द ईयर डिजिट रह गया है, और ये मैंने क्यों बचा के रखा था इसकी अहमियत का अंदाजा आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात करते हैं सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।